हाय दोस्तों, आप सभी का पीएलसी फोरम के पहले एपिसोड में स्वागत है। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो की। भारत में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या काम कर रही है, कैसा कर रही हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टीज हैं वो कैसा काम कर रही है पिछले कुछ सालों में, उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। और यही हमारा पीएलसी का आधार भी है। पीएलसी का नाम सूडो लिबरल कलेक्टिव है। वो क्यों रखा गया है, इसको जानने के लिए आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो एपिसोड है वो देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मेरा नाम सानिध्य है, हमारे साथ मानस और तुषार भी जुड़े हुए हैं, और हम तीनों मिलकर इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विथ, आई वुड रिक्वेस्ट तुषार टू पुट हिज इंट्रोडक्टिव व्यूज अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो। तो टेक योर टाइम। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तीनों दोस्त हैं, हम तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोई किसी को बेहतर जानता है, कोई किसी को कम जानता है, लेकिन हम सब एक दूसरे को जानते हैं। एंड द फोरम इज ओपन। अगर आप लोग भी इस फोरम का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वी वुड लव टू हैव यू ऑन वन ऑफ द एपिसोड्स। सो तुषार मानस के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मैं भी मानस का काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ। तुषार और मैं पर्सनली एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, पर हम थोड़े टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और उम्मीद है कि आगे जाकर हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो क्योंकि ये तुषार और मानस के लिए पहला एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा ग्लिच फेस करना पड़े। आपको लगेगा कि हम न्यूबीज हैं या हम नूब्स हैं। तो हम एक्चुअली नूब्स हैं, अगर आपको करंट अंडरस्टैंडिंग में बताऊं तो। अबाउट पॉलिटिक्स ऑल्सो भी हम लोग नूब्स हैं, मतलब एटलीस्ट मैं तो हूँ। और ये लोग भी कोई प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन नहीं है, एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन हमारे कुछ व्यूज़ हैं कुछ चीज़ों को लेकर जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, और इसलिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू करा। सो बैक टू तुषार। तुषार, जो भी आपके व्यूज़ हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, क्या चल रहा है देश में, उसके बारे में, सो यू कैन पुट दैट फॉरवर्ड एंड देन लाइक वी कैन कैरी ऑन दैट कन्वर्सेशन। मैं आई थिंक इंट्रोडक्शन में तो मैं यही बोल रहा था कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं नॉर्मली, स्पेशली हमारे एज में, तो जनरली पॉलिटिक्स को सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नज़रिए से ही देखा जाता है कि पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन, लीडर्स, वोटिंग। मतलब वो तो फिर ऐसा होगा कि आप हर 5 साल में एक बार 2 बार बात कर रहे हो। आई थिंक पॉलिटिक्स इज मच मोर। आपका जो समाज के साथ आपका रिलेशन है, धर्म के साथ, जो लोग हैं आसपास, तो पॉलिटिक्स तो इंक्लूड एवरीथिंग। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो चल रहा है, अभी जिस तरह से आप रह रहे हो, तो इसलिए आई थिंक वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कभी सिर्फ इलेक्शन तक कन्फाइन नहीं हो सकती है, सिर्फ वहाँ तक बिल्कुल नहीं रह सकती। तो वो उससे कहीं अधिक होती है वो जो पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से। तो इसलिए जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, इसलिए मैं हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स सिचुएशन को, जो अभी इलेक्टोरल सिचुएशन चल रहा है, सिर्फ उससे कभी डिफाइन करना आई थिंक थोड़ा गलत ही रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए फिर तो हमारे पॉलिटिक्स आई थिंक जो अभी का हाल है, इट इज़ वेरी मच जो पिछले 30 40 50 60 साल से जो चल रहा है उसका एक धीरे धीरे बढ़ते 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 जो सिचुएशन पे आए हैं, आई थिंक उसमें काफ़ी ऐसे सारे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से आज हम वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं तो हमेशा जब भी इंडिया की बात करता हूँ, आई थिंक सबसे पहला पॉलिटिक्स का हमेशा ये पॉइंट रहेगा कि इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हाँ जी, इनकम के हिसाब से बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट। और प्लस आई थिंक जो लास्ट में स्टार्ट पड़ा था कि अगर आपकी इनकम 50,000 से ऊपर है प्रति महीना, तो आप देश के 8% टॉप में आ जाते हैं ऑनर्स में। ओके ओके। तो हमारा जो भारतीय समाज है बहुत ही यूनिक समाज है, क्योंकि आई थिंक इकलौते ही ऐसा देश होगा पूरे दुनिया में जहाँ पे ना कि इतने सारे धर्म बट ऑल्सो इतनी सारी जातियाँ और कास्ट सिस्टम है। तो उसका जो एंगल रहता है वो हमेशा एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही लोकलाइज सिचुएशन रहती है। कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भारत के एक हिस्से में हो रहा है वो हर जगह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज इतना इंटरेस्ट है ये कास्ट सिस्टम की, इट इज़ वेरी लोकलाइज्ड आई वुड से, जो हर जगह। यस यस यस। क्योंकि अगर आप देखें साउथ में फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में लास्ट ईयर बीजेपी को बिल्कुल सीट नहीं मिली थी। तमिलनाडु में भी सीट नहीं मिलती है। जहाँ यूपी और राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में काउ बेल्ट है, वहाँ हमेशा पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा सीटें मिल रही है। दोनों फिर भी एक देश का हिस्सा है, तो हम कभी मैं ये नहीं कहूँगी पूरा देश सैफरन हो चुका है, ये हो चुका है, कि बहुत अगेन बहुत ही लोकलाइज पॉलिटिक्स है इंडिया की। राइट। वो लेकिन एक जो चीज़ मैं जो शुरुआत की थी कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, एक्सट्रीम बर्थ के हिसाब से जो डिफरेंस है, आई थिंक और किसी देश में होगा पूरी दुनिया में कि बाय बर्थ
आपके जो समाज की पोजिशन है इतना ज़्यादा वो हो जाता है। बट वो वुड बी माई 2 पॉइंट, जिससे मैं अभी का जो भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो है, इन 2 पॉइंट्स लेना शुरू करूँगा डिफाइन करना। फिर धीरे-धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे बिल्कुल। लाइक जस्ट टू समराइज अ बिट, आपने पहली बात बोली पॉलिटिक्स के बारे में, व्हाट इज पॉलिटिक्स। आई हैड हर्ड फ्रॉम समवन, लाइक एज फार एज आई रिमेंबर, फ्रॉम समवन आई अडोर, उन्होंने मुझे बोला था कि पॉलिटिक्स इज एक्सप्रेशन, लाइक इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज एंड इट इज हैविंग अ व्यू एक्चुअली, लाइक नॉट मे बी नॉट इवन एग्जिस्टिंग। लाइक अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपकी कोई सोच है, तो वो सोच रखना ही पॉलिटिक्स है अपने आप में। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन इतना फ्रिक्वेंटली होते नहीं है, 5 साल में होते हैं, और इलेक्शन बहुत लंबे दौरान में आते हैं। तो सिर्फ इलेक्शन के बीच में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो बहुत गलत होगा। जैसा कि आपने बोला, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। और साथ ही साथ आपने डाइवर्सिटी पर फोकस करा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसके अलावा जो कास्ट के या रिलीजन की वजह से जो डाइवर्सिटी है, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे भी काफी पड़ता है, जैसा कि आपने पॉइंट आउट करा है, और उसके बारे में हम बहुत अभी आगे जाकर बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मानस जो भी ऐड करना चाहें, जो तुषार ने बोला उसमें, तो मानस कैन पुट फॉरवर्ड हिज व्यूज ना। वही है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ फिर वो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, देन हाउ द होल इकोनॉमी इज फंक्शनिंग, उस हिसाब से अगर ब्रेक किया जाए कि हमने एज ए साइंस भी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को देखा है ना, कि वो क्या होता है पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल दैट। सो देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नेसेसरी टू डू सर्टेन वर्क। एक लेजिस्लेटिव है तुम्हारा, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। और इसमें ना वो शासन और प्रशासन वाली जो बात है, तो ये समझ आता है कि प्रशासन जो है वो काम ज्यादा करता है, और शासन जो है वो इट्स अबाउट जो होता है, लोग पॉपुलर हो जाते हैं, पॉपुलिस्ट होता है। ऑपोनेंट होता है, पावर विथ होल्ड करते हैं, पावर विथ होल्ड करते हैं, आई थिंक पावर It's more about power, right? And if you look at it from a point of view of a job, तो वैसे तो मैं काफी डाइग्रेस कर रहा हूँ उधर से, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात करने वाले थे। If you look at it from the perspective of a job, where the ruling party, मतलब वो जो है अपना जॉब काफी अच्छे से कर रही है, because they want to stay in power and they know how to stay in power. हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आफ्टर डूइंग ऑल दैट they have been doing, and yes, we are talking about BJP obviously. कांग्रेस ने बहुत चीजें गलत करी होगी, लेकिन अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, एट द सेंटर स्पेशली, वी आर टॉकिंग अबाउट BJP राइट नाउ, एंड यस, दे आर एबल टू विथहोल्ड पावर वेरी एफिशिएंटली, और वो उसको गलत तरीके से भी या फिर अपने फायदे के लिए बहुत अच्छे से यूज कर। Yes, right. और बहुत सारी चीजें कांग्रेस शायद करना चाहती थी जो इन्होंने कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि उनका नजरिया कुछ और था, उन्हें कुछ और चीजें करनी थी। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना, कि जो वो लोग 370 का एब्रोगेशन है ना, तो बट आई थिंक काफ़ी हद तक जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है पिछले 10 सालों में, वो एक कांग्रेस का सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन ही रहा है। बिकॉज अगर आप देखें कि हम कांग्रेस बीजेपी को अपोज नहीं कर पाती है, पिछले 9 साल में इतना खराब क्यों रहा है? कि ऐसा नहीं है कि देश, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग, पूरा देश ही बीजेपी को वोट करता है। 38% वोट शायद आया था लास्ट टाइम। मेरा तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है काफ़ी हद तक एट कोर लेवल बीजेपी से कुछ अलाइन करती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स, इट वाज ऑलवेज अ वेरी, एक बहुत ही अपर कास्ट पार्टी रही है कांग्रेस शुरुआत से, बहुत से देखें तो। और उसमें भी एक्चुअली काफ़ी जो लोग थे सीनियर, काफ़ी हिंदुत्व पॉलिटिक्स वो सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो कांग्रेस का कॉन्ट्रीब्यूशन, आई थिंक पिछले 50-60 साल में, मैं सबसे बड़ा उनका जो एक, उन्होंने जो एक गलती वो ये की है कि इस पॉलिटिक्स को उन्होंने कभी हेड ऑन चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो खुद इसके पार्ट थे। जो सवर्णा पॉलिटिक्स, जो वो एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स, बीजेपी जिसने आज, जिसके दम पे वो इतना सारे सीटें जीत रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक हिंदू वोटर को पूरा एक अच्छे से उन्होंने वो कर दिया है, एक अच्छे से ग्रुप बना दिया पूरा, जो एक कि नॉर्मली हमेशा पहले जो आप हिंदू वोट देखें तो यूनाइटेड रहता था। राइट। लेकिन बीजेपी ने एक जो उनके हिसाब से कमाल की चीज़ ये की है कि उन्होंने अपर कास्ट कंसोलिडेशन तो किया ही है,
हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने काफी पिछड़ी हुई जातियों को भी कंसोलिडेट किया है। तो एक कंसोलिडेटेड हिंदू वोटर बैंक जो उन्होंने बनाया है, उसको तोड़ने का कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं। सोल्यूशन उपाय नहीं है, बिकॉज काफी हद तक वो खुद उसके वो थे हिस्सा है। राइट। गुटबाजी जो आप बोल रहे हैं, गुटबाजी तो हम देख ही रहे हैं कि गुटबाजी काफी टाइम से होती आ रही है। मतलब जो AIMIM मुस्लिम्स के साथ करने की कोशिश करता है, वो इतने अच्छे से नहीं कर पाया शायद जितना अच्छे से बीजेपी हिंदूज के साथ कर पाई है। गुटबाजी या फिर धर्म के नाम पे लोगों को उकसाना और उनको लुभाना और उनको बोलना कि आपका धर्म खतरे में है और आपको एक साथ नहीं कराना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित हो पाओगे और आपकी सुरक्षा के लिए आप हमें वोट दीजिए ताकि हम दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको कंट्रोल में रखें, उनको दबाएं ताकि आपको कुछ ना हो। मतलब दैट इज द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी आई थिंक। और जैसा कि आपने बोला है अबाउट कांग्रेस डूइंग इट, कांग्रेस हैज आल्सो बीन डूइंग इट एक्चुअली। लाइक मैं चाहूंगा कि अपन इस पर थोड़ा और बात करें कि लाइक why BJP has been a very good opposition party and not a good ruling party, and why Congress has been a okay-ish ruling party maybe, or maybe like you can put forward your views। अगर आप सोचते हैं कि वो अच्छी पार्टी रही है तो वो भी बता सकते हैं, या फिर the government overall UPA government has been doing good तो उसके बारे में बता सकते हैं। And but BJP definitely did better as an opposing party। So why BJP was doing better as an opposing party and Congress or the whole NDA is not able to do better as an opposing party? हाँ, मतलब किस आधार पे आप कहेंगे कि एज अ ऑपोजिशन पार्टी वो बेटर रहे हैं? मतलब वो लोग मुद्दे उठा पाते थे और दे वर एबल टू क्रिएट अ रक्कस आउट ऑफ इट आई वुड से। मतलब दे वर ऑल ओवर मीडिया, दे वर ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दे वर एबल टू स्पीक ऑन रिलेवेंट टॉपिक्स। और देश में कुछ भी होता था उस पर, भले वो बीजेपी का एरिया नहीं है, मतलब तमिलनाडु में भी कुछ गलत हो रहा है तो भी बीजेपी उसके लिए आवाज उठाती थी, केरला में कुछ गलत हो रहा है तो भी बीजेपी उसके लिए आवाज उठाती थी। जरूरी नहीं कि वो हिंदूज के साथ गलत हो रहा है तो भी बीजेपी आवाज उठाती थी। तो बीजेपी आवाज उठाने में काफी माहिर थे आई वुड से। प्रॉब्लम ये है ऑपोजिशन में कि आपकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। आप कि जो मैं वो कह रहा था कि आइडियोलॉजिकली दे आर सिमिलर, फिर उनको अपोज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कि अगर आप कोई भी टॉपिक उठा ले, अगर कांग्रेस खुद आधी चीज़ों में बीजेपी की जो चाह रही है उसको सपोर्ट कर रही है, राइट, फिर तो आप ऑल्टरनेटिव उनको दे ही नहीं रहे, बिकॉज काफ़ी इश्यूज में आप उनके साथ हैं। राइट। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनने के लिए एक डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी पहले क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसके आधार पे आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। ओके मानस आप क्या कहना चाहते हैं? Just to like set up some context, now that we kind of have an idea what are meaning of politics, और हमने जो उसका वो सब discuss किया है कि what is हाँ जी, going on with the party, and set up some context of the current times. There are I think 3-4 things that I understand, 3-4 चीजें जो अभी हो रही है देश में, हाँ जी, उसमें आप भी ऐड कर सकते हैं दोनों। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो तो इलेक्शंस, तो अभी वी आर इन द लाइक इट्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। और दूसरा है आई थिंक द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल इज अ वेरी बिग इशू दैट हैज, मतलब इट्स नॉट जस्ट इन बिल्कुल नॉर्थ और not it's a national issue now. It is a national issue, yes. And the third thing that I think electoral bond का जो रेवोल्यूशन हुआ है और उसमें जो चीजें बाहर निकल के आई हैं, हाँ जी। और वो मतलब इट्स अ नेशनल इशू, इट्स व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड आई होप more than more people talk about it, Right. understand what's going on. Right. आप लोग मतलब और आई थिंक अभी और भी इश्यूज चल रहे हैं, सो हाँ जी। ये इशू है। सो लाइक एडिंग टू दैट, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र कराया, अरविंद केजरीवाल का जिक्र कराया, तो दे हैव लाइक डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी आई वुड से, जो तुषार पॉइंट आउट कर रहे थे। तो इसलिए ही वो कुछ कर पा रहे हैं शायद, या फिर भले वो 2 स्टेट में कर पाए हैं, दिल्ली में कुछ टाइम से कर रहे हैं और पंजाब में भी अब उनकी सरकार है। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ डिफरेंट इमेज फॉर देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइक हेल्थ केयर और एजुकेशन पे फोकस करके वो कुछ अलग एक इमेज बना रहे हैं। लेकिन उनका भी एक
सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एंगल है जो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, बोलते हैं, डिस्कस करते हैं. So that has been a problematic angle, and Kejriwal ka arrest, I think, has definitely been a way to suppress the electoral bonds issue. Electoral bonds के बारे में लोग ज़्यादा बात ना करें, लोग उसके बारे में ज़्यादा समझे ना, सोचे ना, इसलिए ही केंद्र सरकार ने केजरीवाल को अरेस्ट करवाया. एंड दैट इज व्हाई लाइक दे आर यूजिंग द सेंट्रल एजेंसीज लाइक ईडी एंड सीबीआई टू लाइक सप्रेस इंपॉर्टेंट इश्यूज विच आर अगेंस्ट हिम. आई थिंक तुषार, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, आप फिर से दोहराएंगे लास्ट वाला पॉइंट, मैं थोड़ा क्लियर नहीं आया था. मैं बोल रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो सेंट्रल एजेंसीज लाइक ईडी और सीबीआई इनको इस तरीके से यूज करती है कि वो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो हाईलाइट ना हो. जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू हाईलाइट हुआ है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट दे हैव बीन डूइंग सम अमेजिंग वर्क, स्पेशली राइट नाउ ड्यूरिंग द important time of elections. They are raising their important issues, or they are like questioning the government on a lot of things. So that is why the issue of electoral bonds came up. लेकिन उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को एज अ टूल यूज करा कि उसको वो दबा सके. So they have been doing it for a while now in different areas. Like केरला में भी, हाँ, हाँ जी बोलिए. केरला में जो सीएम है उनकी बेटी को भी अरेस्ट करवाया है सिमिलरली एक केस में. तो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू सप्रेस. मुझे याद है कि अभी कुछ टाइम पहले वो एआईडीएमके के साथ कोलैबोरेशन करने की सोच रहे थे. हाँ जी. लेकिन जैसे ही वो टूटा, वो हो नहीं पाया. उसके अगले दिन उनके 2 मिनिस्टर्स पे ईडी की रेड पड़ गई. बहुत ही इंस्टेंट सर्विस है ये, मतलब एफिशिएंसी के मामले में. इंटरेस्टिंगली इंडियन एक्सप्रेस का भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन आया, तो उसमें 25 MPs and MLAs, I think all together they have changed their party और वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है. एंड इन जो इवेंट्स टुक प्लेस हुए उसके दौरान कि ईडी की रेड पड़ी और फिर उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया, या फिर सीबीआई का कुछ इंक्वायरी हुआ उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोर्ट में कुछ हुआ, तो वो बहुत ही. ये आपने अभी हाईलाइट करा, उसके बाद आई जस्ट गूगल्ड इट और मैंने इसको खोला है. तो उसकी द हेडलाइन इज सिंस 2014 25 opposition leaders facing corruption probe crossed over to BJP. 23 of them got reprieved. मतलब उनको माफ कर दिया गया जो उनके खिलाफ इल्जाम लगाए गए थे उनसे. और these are prominent leaders actually, like to put it straightforward. First जैसे कि अजीत पवार हो गए महाराष्ट्र के, शुभेंदु अधिकारी हो गए वेस्ट बंगाल से जो एनसीपी में थे, साथ ही साथ एनसीपी और टीएमसी के जो मेन लीडर्स रहे हैं, साथ ही साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जो हमारे आसाम के सीएम है करंट, ये कांग्रेस के बहुत मेन लीडर थे आसाम से, लेकिन इनको भी बीजेपी ने सेम तरीके से यूज करा और फिर आज ये बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. इनफैक्ट दिल्ली में भी वो अच्छे से कर पाए. कपिल मिश्रा, अगर आप लोगों को याद होगा, एक बहुत अच्छा नाम है और आम आदमी पार्टी में एक समय पर बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में वो दिल्ली बीजेपी में एटलीस्ट एक डिसेंट चेहरा है. दिल्ली राइट्स में उनका एक रोल था इंस्टिगेट करने में. बट कहीं सिमिलरिटी आई जाती है कि जो सिमिलरिटी है, डेफिनेटली है. सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एंगल बहुत ज्यादा तक है. एग्जैक्टली. आई थिंक अधिकतर सिमिलरिटी उन्हीं चीज़ों में आती है कि जो आपके जो सोशल ग्रुप से आप निकल के आते हैं और किस सोशल ग्रुप के लिए आपकी पॉलिटिक्स निकल के आती है, तो अधिकतर सिमिलरिटी पे आई थिंक दिखना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे. ऑफ कोर्स इसको कॉन्क्रीटली कहना तो वो थोड़ा वो है, बट काफ़ी आई थिंक काफ़ी लोगों ने लिखा है इस बारे में कि कैसे आम आदमी का जो बढ़ना था उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा, क्योंकि उससे फायदा बीजेपी को ही मिला था. राइट. और इवन जो करप्शन के जो स्कैम्स थे, जो 2G स्कैम था, जो कोल स्कैम था, उनका अभी उनके बारे में खोल के देखेंगे तो उन स्कैम को इतना निकल के आया नहीं है. जो वो 2G वाला स्कैम था, बेसिकली टेंडर, वो कहते कि सारे एयर स्पेस का टेंडर सही से करना चाहिए. राइट. उसमें इतना कोई स्कैम निकल के आया नहीं. वो अभी भी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं. तो मतलब वो मूवमेंट मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही यूनिक मोमेंट था एक, कि कुछ 5-6 लोगों की एक मूवमेंट की वजह से एक पूरी सरकार को नीचे आना पड़ा. संघ परिवार के बारे में अपन थोड़ा बात कर सकते हैं. संघ परिवार इंक्लूड्स बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल एंड द लाइक्स ऑफ देम.
सो संघ परिवार के पास शक्ति जो रही है वो संगठन की शक्ति रही है, लोगों की शक्ति रही है. लाइक हाँ. दे हैव, लाइक दे आर द पॉपुलेशन विद देम. एंड लाइक एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ. अभी बेसिक एक कैलकुलेशन करा था मैंने, जब तुषार ने हाईलाइट करा था कि 38% लोगों ने केंद्र सरकार को वोट करा था. तो उसका मतलब ये है, पहली बात तो इलेक्टोरल परसेंटेज जो है हमारे देश में वो काफ़ी कम रहता है. तो पहले हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर 18 से ज़्यादा उम्र, 18 या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो वो वोट देने के काबिल है, और बिल्कुल वोट दे सकते हैं. और जो जितने लोग हमारे यहाँ वोट दे सकते हैं उसमें से करीबन 70% लोग एट मैक्स वोट देते हैं किसी भी इलेक्शन में. ज़्यादातर रेशियो जो रहता है वो 70% के आसपास ही रहता है. और तुषार ने जैसे कि हाईलाइट करा कि 38% वोट बीजेपी को मिले थे आउट ऑफ द टोटल वोट्स. तो उसका मतलब यह है कि करीबन 28% इलेक्टोरल अडल्ट जो हैं जो वोट दे सकते हैं, उन लोगों ने वोट दिया था. मतलब क्योंकि 70 में से 70 का 40% मैंने लिया है यहाँ पर. सो 28% लोग जो टोटल वोट दे सकते हैं उनमें से उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था. तो ये बिल्कुल भी मेजोरिटी नहीं है. तो ये नहीं बोल सकते कि हर कोई केंद्र सरकार को चाहता है, हर कोई बीजेपी को चाहता है, हर कोई मोदी को चाहता है. ये तो बिल्कुल एक फॉल्स नैरेटिव हो जाएगा. ये समझना, ये जो एक बेसिक मैथमेटिक्स है इसको हम आगे जाकर एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे. पर ये तुषार ने हाईलाइट करा था तो मैं चाहता था कि एक बार मैं इसको ब्रेक डाउन करके हमारे ऑडियंस तक पहुंचाऊं. ये तो एक्चुअली इसका एक्चुअली काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो वोटिंग होती है वो शुड बी बेस्ड ऑन वो कि वोट शेयर के हिसाब से सीट्स मिले, ना कि जो अभी मिलती है. ये इनफैक्ट अम्बेडकर में बहुत बड़ा वो था कि इलेक्टोरल एक अलग से वो बने दलित्स के लिए. तो वोट शेयर का अगर उस तरह से वोटिंग काउंट होने लगे तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ उसी डायरेक्शन में जाना. कि आप देखें तो आई थिंक 2014 में बीएसपी को 10% वोट शेयर आया था, सीट मिली थी 0. मुझे तो बहुत ही अनफेयर लगता है जब ऐसा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. देयर शुड बी डेफिनेटली बेटर मैकेनिज्म्स. ये तो हम हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं. सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला एक्चुअली. मतलब वोटिंग मैकेनिज्म ओवरऑल, या फिर जो वोट शेयर है उसके बेसिस पे सीट एलोकेशन, इसके बारे में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ऑब्वियसली फायदा तो कुछ ही पार्टीज को होगा जिनके पास एक ही फेस है. कि एक बहुत बड़ा बीजेपी का इशू ये रहा है कि उनको राज्यसभा में मेजोरिटी अब तक मिल नहीं पाई है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में काफी हारते हैं वो. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो आई थिंक उनका एक जो उनको बदलाव लाने इस देश में, उनके लिए उनको दोनों हाउस में मेजोरिटी चाहिए. बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल. और एक छोटा सा हिस्सा वो यही कोशिश करेंगे कि अगर हर जगह वो एक समय पे इलेक्शन हो तो ऑब्वियसली कैंपेनिंग करना उनके लिए आसान हो जाएगा. Can you just explain what one nation one election is about? उसका बेसिक क्रक्स तो यही है कि सारे इलेक्शन विधानसभा लोकसभा एक साथ हो पूरे देश में. हाँ जी तो हाँ जी. ये प्लान जो है कि पिछले अगले 5 साल तक रोल आउट हो गया प्लान. तो 5 साल बाद सीन ऐसा होगा कि अगर 2030 में या 29 में जब इलेक्शन होंगे तो पूरा देश 2 बार वोट डालेगा एक साथ, वे एक लोकसभा का एक विधानसभा का. ओके. और इसको अब ऐसे देखें तो बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है. बट इसका जो पीछे पॉलिटिक्स वो यही है कि बिकॉज विधानसभा में अधिकतर टाइम बीजेपी इतना अच्छा फॉर्म नहीं कर पाती है काफ़ी विधानसभाओं में. हाँ जी. उनको ये लगता है कि अगर एक टाइम पे वोट हो तो बिकॉज नेशनल लेवल पे उनका वोट शेयर इज ऑब्वियसली हायर, तो उनको लगता है कि वो शायद विधानसभा में ट्रांसफर हो जाए. अगर एक ही टाइम पे वोट हो तो इंसान को ऑब्वियसली अगर वहाँ पे वो वोट डाल रहा है तो ईजी रहेगा. रादर देन जब विधानसभा के इलेक्शन से 1-2 साल बाद होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स चलती है वो हमेशा वर्कआउट नहीं करती है. कि बात बोला था कि बहुत लोकलाइज पॉलिटिक्स है इंडिया की. हाँ जी. तो ये एक तरीका वो अपनाना चाह रहे हैं. इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो तो आई थिंक देखने पे पता पड़ेगा. बट अभी तक जितनी एनालिसिस हो रही है वो इसी चीज़ों पर हो रही है कि एक टाइम पे वोट डालने से बीजेपी को फायदा हो सकता है. इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ. मैंने सोचा था इसके बारे में, थोड़ा पढ़ा भी है. एक मेन इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जनता कंफ्यूज हो जाती है. लाइक अ लॉट ऑफ आवर सिटीजन्स आर नॉट रियली एजुकेटेड इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाउ थिंग्स वर्क. सो जनता कंफ्यूज हो जाती है. मतलब लोगों को लगे कि केंद्र में भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो राज्य में भी बीजेपी को वोट दे देते हैं. और या फिर उनको हो सकता है लगे कि भाई
हर जगह एक ही पार्टी को वोट देना है, ऐसा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मतलब बिकॉज इट इज़ अ न्यू मैकेनिज्म, तो उसमें काफ़ी वर्किंग जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे वेन एवर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो और जनता को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ऑपरेशनल इश्यूज सॉर्ट आउट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना जनता को समझाना है। मानस आप कुछ बोल रहे थे शायद। मतलब यू नो नॉलेज इश्यूज, अवेयरनेस इश्यूज, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इट कैन हाँ गो जी, हाँ जी। तो ये तो मैं कहूँगा कि जस्ट बिकॉज कोई एजुकेटेड है डज नॉट मीन वो इंसान समझदार है। हाँ, राइट राइट। नहीं वो तो मैं हालत का भी है, आई थिंक पढ़े लिखे लोगों ने ही किया है जो एंड हाउ डू यू इवन गो अबाउट कैंपेनिंग फॉर दैट? मतलब तुम कैंपेन कैसे करोगे कि मैं एक ही टाइम पे लोकसभा की सीट का कैंपेनिंग कर रहा हूँ और विधानसभा का भी कैंपेनिंग कर रहा हूँ? ऑन अ वेरी लाइटर नोट हो जाएगा ना वो, मतलब देन पीपल, लोगों को समझ, ये भी बहकाना भी इजी है कि आप एक ही पार्टी को वोट दीजिए। राइट 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 राइट। वही। So moving on, this is something that we can keep discussing on and on. तो हम Yeah. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो आपने बोला था कि लाइक चूज करना मुश्किल हो जाता है, या फिर विधानसभा में काफी जगह बीजेपी नहीं जीतती है, सो लेकिन लोकसभा में जीत जाती है। सो वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट एक्चुअली, दिल्ली। सो दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी 3 बार लगातार हारा है, बहुत भारी मतों से हारा है, और आम आदमी पार्टी बहुत भारी मतों से जीती है। और कांग्रेस हैज लाइक नॉट गॉट इनफ सीट्स इवन इन द विधानसभा, और लोकसभा में तो कुछ भी नहीं मिली है। लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी को भी नहीं मिली है, सारी सीट्स बीजेपी को मिली है। तो आप लोगों को दोनों को क्या लगता है कि कैसे पॉसिबल है ऐसा कि सारी लोकसभा की सीट्स बीजेपी के पास जा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी विधानसभा की सीट्स आम आदमी पार्टी के पास जा रही है एट द सेम प्लेस? आम आदमी पार्टी बहुत ही यंग पार्टी है। नेशनल पार्टी उसको अब शायद धीरे धीरे दर्जा मिलेगा, बट इवन देयर इट इज अ वेरी लोकलाइज्ड दिल्ली पार्टी। तो नेशनल इलेक्शन में तो उनको वोट आई डोंट थिंक मिलना मेक सेंस आल्सो। कोई उसमें लॉजिक नहीं है कि उनको नेशनल पॉलिटिक्स में भी वोट मिले। और तो उसका तो बहुत सीधा सा वो है कि आम आदमी पार्टी बिकॉज उनके जो अगेन जो उनका जेनेसिस था बहुत ही दिल्ली बेस्ड था। हाँ जी। तो इसलिए उनकी जितने पॉलिटिक्स है, जितने उनके इश्यूज हैं वो दिल्ली से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसलिए उनके हमेशा से ये तो रहेगा ही। और धीरे धीरे और ट्राइंग वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। गुजरात में भी विधानसभा में लड़े थे इलेक्शन, वो हाँ जी। उन्हें सफलता मिली थी। तो उसमें टाइम लगता है, एक छोटी पार्टी से नेशनल पार्टी बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए मैं उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ गलत या उल्टा हो गया। और ये तो बिकॉज जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर है कंपेयर टू जो बीजेपी का स्ट्रक्चर है, आई थिंक दोनों ही उसमें फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। क्योंकि विधानसभा में ऑफ कोर्स स्टेट में उन्होंने काम कहीं हद तक कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा एक कनेक्ट बना लिया है। तो इश्यूज पे आप पहले बात कर चुके थे, हेल्थ, एजुकेशन, हाँ जी, हाँ दो चीज़ें। तो इसलिए वो आई थिंक बहुत एक क्लियर डाइकॉटमी उभर के आ चुकी है वो। और आई थिंक धीरे धीरे अगर जैसे उनका स्टैचर, उनके लोग बढ़ते हैं, आई थिंक थोड़ा थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका वोट आना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा वो कोई टिप्पणी या वो तत्पर निकल के नहीं लाऊंगा। बहुत ही कुछ वो मैं इसका फ्लिप साइड वही बता रहा था कि विधानसभा में उनको वोट मिलता है, मतलब दिल्ली, इट मेक सेंस फॉर आप टू बी इन दिल्ली। उनका काफी अच्छा काम रहा है। उनकी जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने बात करना स्टार्ट करी थी, शीला दीक्षित के टाइम के बाद वो आए, तो और उन्होंने काम भी उन चीज़ों में काफ़ी अच्छा किया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। हाँ जी। हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। तो इट मेक सेंस कि विधानसभा में उनके पास सीट्स आ रही है क्योंकि वो ग्राउंड पे काम कर रहा है। लोकसभा में उनका कंटेस्ट करना थोड़ा सा वही है कि आप अभी 10-15 साल आई थिंक होंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे उनको वो मिलेगा। दैट्स द एनालिसिस ऑफ इट। एंड आई थिंक वही पूछ रहे थे आपकी व्हाट वुड योर वो भी, मतलब वो उसका आप लोगों को क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ भाई, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, सो मैं जनता को ही बताना चाहूँगा कि तुषार और मानस दोनों अभी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और ये लोग कुछ सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो इनको दिल्ली की मुझसे तो डेफिनेटली बेहतर समझ है।
मुझे नहीं मालूम आप लोगों को दिल्ली की कितनी समझ है। साथ ही साथ जो दोनों ने पॉइंट आउट करा एक्चुअली, मानस और तुषार ने, सो एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता शायद समझदार है एज कम्पेयर टू मोर लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि दे नो व्हाट इज राइट फॉर देम एट डिफरेंट लेवल्स। लाइक at the center they know that it is maybe at that point it was beneficial to vote for another party, and at the regional level विधान सभा में दूसरी पार्टी को वोट देना बेहतर था, and they are doing it actually in the municipal level also, like जो municipality के वोट्स हैं उसमें भी वो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, so they understand कि वहाँ पर भी if they bring in another party like say आम आदमी party, that will be better for the local development. But yeah, at the national level or to raise their voice at the national level, they need some other leaders maybe. और डेफिनेटली यार पॉलिटिकल पार्टी बनने में टाइम लगता है, उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है, हर जगह देश क्रिएट करने में टाइम लगता है। जैसा कि तुषार ने बोला कि गुजरात में भी विधानसभा में कॉन्टेस्ट करा आम आदमी पार्टी ने और उनको इनिशियल सक्सेस मिली है। पंजाब में पहले इनिशियल सक्सेस मिली थी तो उसको रिपीट कर कर अभी पंजाब में उन्होंने पूरी सरकार ही बना दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। भगवंत मान कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये तो शायद मैं अभी इतना केपेबल नहीं हूँ कहने के लिए, आगे हम डिस्कस कर सकते हैं रीजनल पॉलिटिक्स। लेकिन ये जो शुरुआत है एक अच्छी शुरुआत है। दिल्ली से ये लोग पंजाब में कुछ कर पाए, उसके बाद अब दूसरे स्टेट्स पे जा रहे हैं। गोवा में भी इनफैक्ट एक ठीक ठाक थोड़ा बेस बना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में जस्ट टू ब्रेक की, आई थिंक दिल्ली का जो इतिहास रहा है स्टेट इलेक्शन का, आई थिंक बीजेपी सिर्फ एक बार लीडिंग पार्टी बन के आई है, जो पहला इलेक्शन हुआ था 93 में आई थिंक। ओ वाह, उसके बाद से आज कभी बीजेपी फर्स्ट पार्टी ऐसे उभर के नहीं आई है। तो दिल्ली के अगेन मैं वो कहता पॉलिटिक्स बहुत लोकलाइज रहता है, तो फॉर एग्जाम्पल पंजाब में बीजेपी ऑब्वियसली कोई चांस ही नहीं कभी उभर के आ सकती है। राइट राइट। तो उसमें दिल्ली के भी एक बार बन के आई है, तो इसलिए वो फिर सब उसको एनालाइज करना चाहेंगे, तो ये सब हमें बातें एक बार सोच के रखनी पड़ती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर ऑब्वियसली नेशनल में तो अभी पूरी वेव भी उनकी चल रही थी, तो वो जो डायकॉट में उभर के आ रही है कि एक जगह 7 है, दूसरी जगह 1 या 2 सीट है विधानसभा 70 में से, तो वो उसके बहुत सारे वो हैं पहलू। राइट काफी सारे पहलू। अभी मैं थोड़ी देर पहले दोस्त को ये और कलीग को ये बोल रहा था कि कॉन्फिडेंस हो तो मतलब केजरीवाल वाला हो, क्योंकि बनारस में जाके सीट लड़ना मतलब बहुत मतलब आपको पता है कि आप हारोगे, लेकिन आप लाइक यू वांट टू पुट फॉरवर्ड अ स्टेटमेंट। कॉन्फिडेंस तो काफी है। राइट। केजरीवाल बहुत बड़े एंटी मंडल लीडर भी थे। एक फन फैक्ट हमेशा होना चाहिए पॉडकास्ट में। मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मंडल लोगों को शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। मंडल तो आई थिंक इस देश में हर इंसान को पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही लॉन्ग ड्यू ओवर ड्यू प्रोसेस था। और बेसिक जो उसका वो था कि जब भारत सरकार शुरू 90 में इंडिपेंडेंस बनकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे सिर्फ SC लोगों के लिए रिजर्वेशन था, SC के लिए। OBC लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन आप अगर भारत में देखें तो OBC को हम जब भी सोचते हैं तो OBC हम हमेशा सोचते हैं जो बड़ी OBC पार्टी हैं या समाज के समुदाय हैं, यादव हो गए, कुर्मी हो गए, जाट हो गए, तो ये लोग के पास ज़मीन है, थोड़े पावरफुल है। लेकिन ऐसे काफ़ी OBC समुदाय हैं जो बहुत ही गरीब हालत में है आर्थिक, और उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत ख़राब है। मतलब हाँ जी ऐसा कह सकते हैं काफ़ी हद तक दलित तो जितनी ही ख़राब है उनकी भी हालत। ओके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था मंडल कमीशन का कि इस कमीशन ने जो सर्वे किया था पूरे देश में और इन जाति के आधार पर लिस्ट बनाई थी कि इन जातियों की ये आर्थिक हालत है, ये सामाजिक हालत है। उसके आधार पे भारत सरकार ने मंडल कमीशन के आधार पे एक OBC रिजर्वेशन शुरू किया था। इसके तहत पे आई थिंक 27% OBC को रिजर्वेशन मिला था। उसमें भी एक बहुत ही वो एक की पॉइंट ये था कि लोग कहते हैं कि OBC में डिवीजन कर दो, OBC EBC, OBC के 2 वो पार्ट कर दीजिए। हाँ जी। तो नेशनली नहीं हो पाएगा, मंडल कमीशन ने उसके अगेंस्ट बोल दिया था। कुछ स्टेट्स में भी होता है, जैसे बिहार में देखेंगे तो बिहार में आपको रिजर्वेशन OBC में 2 हिस्सों में मिलता है, OBC EBC। तो जो बैकवर्ड OBC है उनके लिए अलग से परसेंटेज है, जो स्ट्रॉन्ग OBC है वो उसमें नहीं आ सकते। लेकिन देश में अभी 27% OBC वो मंडल कमीशन के थ्रू आया था और इसका काफ़ी विरोध हुआ था ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया पार्टी थी। इनफैक्ट कांग्रेस के तो काफ़ी बड़े बड़े नेता को आई थिंक हार्ट अटैक आ गया था।
में वो हो गए थे, वो तो एक बहुत ही, और उसके काफी एंटी राइट्स भी हुए थे उस टाइम पे भारत में। भाजपा संघ वालों ने यात्रा चला रखी थी, वो सब एंटी मंडल का एक हिस्सा था, एंटी मंडल पॉलिटिक्स का। और उससे काफी नई पार्टी उभर के भी आई थी, जो बसपा हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई। तो काफी इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क मैं कहूँगा भारतीय पॉलिटिक्स। भारतीय पॉलिटिक्स का। जस्ट टू हाईलाइट, मतलब आपने काफी कुछ बताया मंडल कमीशन के बारे में। एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में ये कमीशन आई थी, और ये गवर्नमेंट जो थी जनता दल की थी। दिस वाज नॉट अ कांग्रेस गवर्नमेंट, इट वाज एग्जैक्टली। अ पार्शियल बीजेपी गवर्नमेंट। जनता दल में काफी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग लीडर्स थे जो बाद में सेपरेट होकर अपनी अपनी पार्टी जिन्होंने बना ली थी, लेकिन इट वाज द जेनेसिस, जनता दल वाज द जेनेसिस ऑफ बीजेपी। या अच्छा पड़ा आपको, उसमें 79 में आई थिंक कमीशन का वो हुआ था क्रिएशन, राइट राइट। और 80 में रिपोर्ट बन के आ गई थी। लेकिन 80 के बाद 90 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ वीपी सिंह में, तो 10 साल तक उसको इम्प्लीमेंट लोग कर ही नहीं पाए थे। ओके वो बहुत ही वो इंटरेस्टिंग था कि वीपी सिंह की सरकार ने आके इसको मैंडेट लाया था। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि क्यों 10 साल तक, जब रिपोर्ट बन के आ गई थी, कांग्रेस की सरकार थी आई थिंक 4 साल, 9 साल, तो उन्होंने Or just like another, just I think the last thing to say about Mandal Commission would be कि it's named after BP Mandal, who was the head of the Mandal Commission. इनफैक्ट एक्चुअली एक और फन फैक्ट एंटी मंडल में पढ़ रहा था कि अनुराग कश्यप भी एंटी मंडल पॉलिटिक्स के हिस्सा थे। देखो So it has been a very good first episode, I would say, for PLC, and I think हमारी ऑडियंस ने भी इंजॉय करा होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा और इस कॉन्वर्सेशन से आपको समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि we are not really against one political party, we are talking about all of them, and we are talking more about politics per se। जो देश के मुद्दे हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, देश में जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं ये बात? क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो ज़रूरी बातें हैं बहुत लोगों को करनी चाहिए, और ये एक छोटी सी पहल है हम लोगों की तरफ से, और इस पहल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करिए, और हमारा जो इंस्टा हैंडल है हम उसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ट्विटर हैंडल भी हम मेंशन करेंगे, जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आप ट्विटर पर भी हमें DM कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते रहेंगे भारतीय राजनीति से रिलेटेड, जिससे हम चाहें कि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें जब भी आप वोट देने जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक। तब खैर, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। If you're going to keep this or not, I just have a book recommendation. ये पता नहीं आप रखी हुई थी मेरे पास। बताइए बताइए। अच्छी किताब है, अम्बेडकर एंड अदर इमॉर्टल्स। This is by Soumyabrata Chaudhary. So this is about the philosophy and the not the philosophy, but like what Ambedkar stood for. And उसमें काफी सारे ऐसे हैं जिसमें इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है उनके एसेंस में हाउ अम्बेडकर सेंटिमेंट्स स्टैंड, उसके बारे में है इन रीडिंग इट करेंटली। इंटरेस्टिंग नहीं बिल्कुल इसको इंक्लूड करेंगे, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि इंक्लूड नहीं करेंगे। I was like कि अब वो बाद में डिसाइड कर लिए कि ये बेटा रखना है कि नहीं रखना है। नहीं, we can definitely keep it, and I think we are always open to ideas। like जब भी अगर आप में से कोई अगर हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि we are liberal in a lot of senses, but then we are pseudo liberal in the eyes of a lot of people again. So that is why we have named it pseudo liberal collective. It is because it includes the word liberal also. Thank you for your time. It was a very good start. Looking forward to the new episode. Hope that you join us again. Hope that the audience also comes again to listen to the episode and engages with it on different social forums. Thank you everyone. Closing it here. Sayonara. Bye bye. Jai Hind.